ख्याल कर रखना, अच्छा, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। सावधानी से रहना हाँ और जाओ, लेट हो रहा है। ठीक है, बाय बाय, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग निकलते हैं। नाउ मैनी ऑफ़ यू विल से कि आप ऑलरेडी पीओ हो तो आपको ये जॉब क्यों लेनी है, फालतू में क्यों सीट वेस्ट करना है। तो यही मुझे सबसे पहले क्लियर करना है कि किसी एनालिसिस के पर्पज़ से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस टेस्ट फॉर एग्ज़ाम फॉर माई सेल्फ। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किसको नहीं चाहिए। सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी वन सीट, आई एम जस्ट एमिंग फॉर वन सीट फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज़ द थिंग यू मस्ट ऑल्सो डू। वी हैव रीच्ड द स्टेशन नाउ एंड दिस इज़ माई फादर वॉकिंग। यहाँ पे ना बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। मुझे समझ में आता है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर देने ही जा रहे हैं। तो दिस इज़ द कंपटीशन। एक छोटी सी जगह से इतने सारे लोग जा रहे हैं देने। So she is my sister, she is my cousin sister, she is also going with me and she is taking the SBI PO exam. This is her first exam in the banking sector. We have examination on the same date, same shift, same center. Everything is same. That was fortunately actually. तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। गुड मॉर्निंग। एंड अब बस हमको जाके फ्रेश होना है। 3:30। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड अब हम लोग जाके बस फ्रेश होंगे एंड बहुत ज़्यादा बोलते हो। उसके बाद 3:30 PM पे हमारी शिफ्ट है। तो उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तब मैं आपके साथ ये एनालिसिस भी शेयर करूँगी कि कैसा गया एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट्स हुए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, ये मुझे बताना था। सो फाइनली हम निकल चुके हैं एंड 3:30 पे हमारी शिफ्ट थी। दैट वाज द लास्ट शिफ्ट ऑफ 21 नवंबर। तो थोड़ा दूर था सेंटर, तो हम 2:30 पे ही निकल चुके थे एंड वी रीच देयर बाय 3:30। रीच द एग्ज़ाम सेंटर एंड यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी शिफ्ट बची हुई है। लड़की की लाइन में चल, लड़की की लाइन में तो तू बोली एक में हो जाएगा काम। फर्स्ट वाले फाइनली डन विद द एग्ज़ाम एंड मिलते हैं एनालिसिस के साथ, ठीक है।
सो कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, एज यू नो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ही मैंने नवंबर में यूनियन बैंक ज्वाइन किया था एज अ क्लर्क, एंड इन अप्रैल आई ज्वाइंड आरआरबी एज पीओ। बैंक में वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। जब हम बैंक से वापस आते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेंटली टायर्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जिस तरीके से एक फ्रेश तरीके से एस्पायरेंट्स प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से थोड़ा सा नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर भी आफ्टर सो मैनी मंथ्स आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिस SBI PO, एंड जिस तरीके से मैं आपको गाइड करती गई उसी तरीके से थोड़ी बहुत टाइम मैंने अपने लिए भी निकाला फॉर प्रिपरेशन। बेसिक तो हमारा पहले से क्लियर है ना, तो आई डेंट डू एनी थिंग, आई जस्ट गेव मॉक्स, ताकि वो जो एक स्पीड, जो एक फ्लो टूट गया है ना इतने दिनों से, वो एक दोबारा से मेंटेन हो सके। सो मैंने लास्ट के 10 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ मॉक दिया हुआ है, डेडिकेटेड 2 hours फॉर माई प्रिपरेशन, 1 to 2 hours पर डे। सिर्फ मैंने 10 डेज़ में यही किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिला है। तो मेरे जो अटैम्प्ट्स हुए हैं वो हुए हैं 67 अटैम्प्ट्स, ठीक है। 67 अटैम्प्ट्स मैंने किए हैं। मेरा जो शिफ्ट था वो था 4th शिफ्ट, कब का, 21 नवंबर का 4th शिफ्ट, ठीक है। हमारी शिफ्ट में जो इंग्लिश है मैं आपको बोलूँगी ईजी टू मॉडरेट आई थी, जो रीजनिंग है वो भी मॉडरेट लेवल की थी, क्वांट थोड़ा सा लेंदी था, लाइक अदर शिफ्ट, जैसा दूसरे शिफ्ट्स में भी यही सुनने को मिला है। एक था, टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 18, 19, 20 ऐसे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, इसलिए यही एक सेफ़ अटेम्प्ट माना जाएगा क्वांट के लिए। 18+, 17+ अगर आपने किया हुआ है, इवन 15+ अगर आपने किया हुआ है तो क्वांट के लिए इट इज़ गुड। अगर रीजनिंग में आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 20 टच कर चुके हैं देन इट इज़ गुड, एंड अगर इंग्लिश में आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 18, 19+ है देन इट इज़ गुड। तो ये तीनों का अगर आप प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तीनों को मिला के, अब हो सकता है किसी में आपने थोड़ा इससे कम किया हो और किसी में थोड़ा ज़्यादा किया हो, तो वो आपका कंपनसेट हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ मिलाकर 55+ किया है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपने 50+ भी किया है ना तो भी हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा वाली टफ होगी, तो नॉर्मलाइजेशन विल ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। अभी तो 8 शिफ्ट्स ही हुए हैं, 27 अभी भी बाकी है। 27 के बाद और भी हो सकता है टफनेस लेवल शायद और इंक्रीज़ हो उस शिफ्ट में। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 50+ भी किया है तो भी देखिए मेंस की प्रिपरेशन जो है ना आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने ना अपने सामने ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखा है, अपने सामने मैंने देखा है, जो ना सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जा रहा है लेकिन सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। बोलते हैं प्री नहीं निकला है तो मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। अरे आप जो एम है ना वो ही हाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका नहीं निकल रहा है। आप सिर्फ प्री के लिए क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप मेंस के लिए पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपका निकल गया प्री तो बहुत अच्छा होगा, सिर्फ 10 डेज़ बचे रहेंगे, आपके पास टाइम रहेगा कि हाँ आप रिविजन कर सकते हैं। 10 to 15 डेज़ ही मैक्सिमम एक गैप दिया जाएगा बीच में, ठीक है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि मेंस जो है दिसंबर लास्ट में होगा, तो ये जो है ना आपको उस समय बेनिफिट करेगा अगर आप पहले से मेंस प्रिपेयर कर चुके होंगे तो। अब आते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहीं पर मैं आपको मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक दे रही हूँ जो 27 के स्टूडेंट्स हैं ना, और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो 27 के स्टूडेंट्स के लिए है ये, और IBPS PO वगैरह भी जो टारगेट कर रहे हैं तो ये सबके लिए है कि डे 1 की और डे 2 की एक शिफ्ट की एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट का लिंक, फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। मेरी देखिए आपका, आप जो है इस लेवल को मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं, इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करिएगा। तो वो 2 मॉक टेस्ट के, फ्री मॉक टेस्ट के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अच्छे से आप सुन लीजिएगा कि जो क्वांट है उसमें 3 DI आई हुई थी, ठीक है। कैलकुलेटिव थी लेकिन एक उसमें से थोड़ी ईजी ही थी, बाकी दोनों थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मिसिंग नंबर सीरीज जो है वो 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, और अप्रॉक्सीमेशन के 6 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। एरिथमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चंस आए थे, मैं अपनी शिफ्ट का बता रही हूँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह नहीं था इस शिफ्ट में, ठीक है। और मैंने आपको
एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यही सारे एग्जैक्ट मिसिंग नंबर जो हैं क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज़ आई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी वाली मिसिंग नंबर आई हुई थी, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 4 पजल्स थी, 2-3 बिल्कुल डुएबल थी अगर आप अच्छे से देखें, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और अगर ईयर बेस्ड आई थी, एक स्टोरी बेस्ड आई थी, डिफरेंट स्टोरीज में लोग रह रहे थे। एक आई थी कि कुछ थिंग्स थी लोगों के पास, तो वो देखना था कि किसके किसके पास कौन वाली चीज़ें हैं, और फ्लोर बेस्ड थी, ठीक है। और उसके बाद एक स्क्वायर वाली थी जिसमें लोग इस तरीके से बैठे हुए थे, इनका डायरेक्शन एक था और यहाँ पे जो बैठे थे उनका डायरेक्शन एक था। इस तरीके से 4 पजल्स आई हुई थी। रीजनिंग वॉज डुएबल, ओके। और उसके बाद 3-4 मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, लाइक एक नंबर वाला भी था जिसमें डिजिट्स, जो और डिजिट्स थे उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करना था, इवन डिजिट्स में कुछ सब्सट्रैक्ट करना था, और जो नंबर फॉर्म्ड हुआ उसमें सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स बताना था, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक भी एक क्वेश्चन था जहाँ पर ये देखना होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, जिसमें ये देखना होता है कि उसके बीच में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के इक्विवेलेंट जो हैं डिफरेंस हो, ये वाला भी एक था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी था। 5 सिलॉग्स के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे एक गलती हुई है और यही चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। जब मैंने अपना ये शिफ्ट का एनालिसिस देखा है ना बाद में, तब मुझे समझ में आया है, शायद आई एम नॉट कन्फर्म नाउ ऑल्सो, कि शायद इस सिलॉग्स में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉलो करता है कि नहीं करता, ऐसा पूछ रहा है, फॉलो करता है, कौन वाला फॉलो करता है, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछ रहे हैं कि कौन वाला नहीं फॉलो करता है, और मैंने उसको सबको एक ही के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया है। अगर ऐसा था तो मुझसे ये 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गया है। उसके बाद 5 चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी, तो वो बिल्कुल ही ईजी था। मतलब चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग ईजी था, लेकिन उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन थोड़े से आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तब आपसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा घुमा फिरा कर दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें रीजनिंग की मैंने आपको बता दी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैच द कॉलम आया था। थोड़ा सा इंटरफेस जो है ना वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा ना ऐसे खिसकाना पड़ रहा था। इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा एरिया कवर कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन था ना उसको पूरा ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे खिसकाना पड़ रहा था लेफ़्ट टू राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप भी कि आपको प्रॉब्लम में ना डालें। उसके बाद क्लोज टेस्ट था, सब कुछ मुझे थोड़ा डुएबल लगा, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे से आपने रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से की है ना, तो आपसे ये क्लोज टेस्ट भी बन जाएगा और पैसेज भी बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग 4th शिफ्ट के जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि पैसेज जो है वो लेंदी था या इंग्लिश जो था वो टफ था, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इंग्लिश सबसे ईजी लगा है तीनों में से, सबसे ईजी। एंड आई हैव अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश। लेट्स सी मार्क्स क्या आते हैं, बट मुझे इंग्लिश सबसे ईजी लगा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस, और पैसेज तो था ही, उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस थे। और अच्छे से अगर आपने टाइम सेव कर लिया, मैंने क्या किया, बाकी सारे क्वेश्चंस पहले कर लिए, पैसेज के लिए मैंने लास्ट में 7 to 8 मिनट्स बचा लिया। 7 to 8 मिनट्स में आप अच्छे से पैसेज को पूरा रीड कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ईजिली। तो मैंने यही किया था और मेरा बहुत अच्छे से पैसेज भी बन गया है। अब लेट्स सी क्या मार्क्स आते हैं, बट अच्छे से बन गया था, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, लाइक मतलब उस टाइप का नहीं कि अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया था, हमें इसे रीअरेंज करना था। तो इट वाज वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चंस थे, तो ये सारा मिला के इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हो गए। सो दैट वाज ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी एस्पायरेंट हु इज गोइंग फॉर SBI PO प्रीलिम्स ऑन 27th, एंड ऑल्सो जिनका IBPS PO का एग्जाम है 4th को, ठीक है। सो 4th and 11th को, ओके। सो all the very best. That was all about the analysis part. क्या खा रही है? हम लोग एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं अभी, एंड अब हम लोग थोड़ा सा पेट पूजा कर रहे हैं। क्या खा रही है विनी? वेफर्स। क्या खा रही है? वेफर्स।
फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एंड फर्स्टली हम लोग पहले मॉल गए हैं एंड मॉल में हमें कुछ चीज़ें लेनी थी और हमने सोचा था कि डोमिनोज़ या KFC वगैरह में खा लेंगे, बट वहाँ की भीड़ जब हमने देखी ना बहुत ज़्यादा, इट वाज ओवर क्राउडेड एंड हमें लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। इट वाज ऑलरेडी 7:30 एट दैट टाइम एंड 8:45 पे हमें ट्रेन जो है वो पकड़नी थी। सो इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट। सो जब हमने देखा कि इट वाज ओवर क्राउडेड, सो देन वी क्विट द प्लान देन एंड देयर एंड देन जो भी चीज़ें परचेज़ करनी थी वो हमने किया, वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे घूमा एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक बार देखा, पहले जाकर पूछ लिया कि टाइम कितना लगेगा अगर हम अभी ऑर्डर करते हैं तो, बट उन्होंने बताया अभी आपको 25-30 मिनट्स लग जाएंगे बिकॉज इट वाज संडे एंड ऑलरेडी उस संडे में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है मॉल वगैरह या पब्लिक प्लेसेस, आपको पता ही होगा। तो पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है नेम्ड सैंडविच जंक्शन, तो वहाँ पर हम लोग गए थे एंड वहाँ पर ही हम लोगों ने खाया जो भी हमें खाना था और जल्दी जल्दी सब कुछ किया। इवन हमने अच्छे से खा भी नहीं पाए क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग हो रहा था एंड जो मेरी सिस्टर है उसे कुछ एक जगह और से परचेज़ करना था, तो वहाँ पर भी हमें जाना था, इसलिए फिर हम यहाँ पर तो खा ही नहीं पाए। एक एक बाइट हमने खाई सैंडविच की और बाकी को पैक करवा लिया। यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये थी कि यहाँ पर ना टाइम हो रहा था 8:18 ओके एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि तुम्हें मैं 8:28 तक का टाइम दे रही हूँ। 8:30 आई सेड कि मैं 8:30 तक का तुम्हें टाइम दे रही हूँ 12 मिनट्स का। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हम लोग यहाँ से वापस निकले हैं, जस्ट इमेजिन इट वॉज 8:28, शी डिड इट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स वॉट एवर शी नीडेड टू परचेज़। मैंने अपनी मासी की बेटी के लिए ये लिया पर्स। सो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेशन इज़ आवर्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड वहाँ पर नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इवन हम कोई विंटर क्लोथ्स पहनकर भी वहाँ पर नहीं रहे, बट यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ठंड है, बहुत एक्सट्रीम। जहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म होती है ना, वहाँ पर देखिएगा ट्रेन रुकेगी। गया नीचे, गया नीचे, अब बस रुक जा गया, बस 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 गया गया। अब मैं कैसे उतरूंगी ये बता दो। बड़ी मुश्किल से फिर हम लोग उतर गए एंड उसके बाद ट्रेन भी तुरंत ही चली गई, सिर्फ वहाँ पर 2 मिनट का ही स्टॉपेज होता है यहाँ पर। उसके बाद हमने अपने कज़न ब्रदर को बुलाया हुआ था, वो मुझे और मेरी कज़न सिस्टर दोनों को ही ड्रॉप कर देगा। वालेकुम अस्सलाम। सो
फाइनली हम वापस आ चुके हैं एंड देखिएगा कि ये मेरे ट्रॉली बैग से ना, हमेशा जब मैं ट्रॉली बैग ऐसे लेकर आती हूँ तो वो फ्लोर मैट है ना, वो भी साथ साथ में चला आता है, हमेशा ऐसा होता है हमेशा। सो फाइनली हम वापस आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो हम वापस आ चुके हैं, अभी मुझे तुरंत फ्रेश होकर सब कुछ करके और उसके बाद जाना है डेप्यूटेशन पे। मेरी जॉब दैट मीन्स कहीं और लगी हुई है, ना कि मेरे ब्रांच में, किसी और ब्रांच में लगी हुई है। एंड यू कैन सी यहाँ पर मैं जा रही हूँ। सो एक रूरल ब्रांच ही है, घर से 14 किलोमीटर्स दूर है, तो वहीं पर डेप्यूटेशन लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों में से आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बात मुझसे पूछी थी कि डेप्यूटेशन मतलब कि क्या। तो डेप्यूटेशन मींस अगर आपके आसपास के ब्रांच में कोई भी ऑफिसर मैनेजर लीव पे होता है, जैसे इन माय केस जो ब्रांच मैनेजर है वो लीव पर है, तो मुझे एज अ ब्रांच मैनेजर वहाँ का चार्ज देके डेप्यूट किया जा रहा है वहाँ पर किसी और ब्रांच में, ठीक है। और इसके लिए होता क्या है कि हमें डेप्यूटेशन अलाउंस भी अलग से मिलता है।